नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम राजपूत। स्वागत करता हूं आपका गाइडर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके मेंस को बेहतर बनाने और उसमें अधिक से अधिक अंक अर्जित कराने के लिए मेंस आंसर राइटिंग की एक श्रृंखला अभ्यास का आयोजन किया था फ्रेंड्स। और अभ्यास की श्रृंखला में हमने पिछले 5 लेक्चरों में आपके जो हिस्ट्री का जो पोर्शन था फ्रेंड्स, उसके सभी यूनिट का मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई फ्रेंड। और उसमें हमें काफ़ी सराहना मिली, आपके द्वारा काफ़ी सपोर्ट किया गया फ्रेंड्स। उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज से हम एक उसी में नई श्रृंखला जो कि भूगोल की श्रृंखला है, उसका शुभारंभ करेंगे फ्रेंड्स। और उसमें लगभग हम जो पेपर फर्स्ट के पार्ट सेकंड के जो 5 यूनिट हैं, तो उनकी आंसर राइटिंग करेंगे फ्रेंड। तो उसकी की पहली जो श्रृंखला है, उसमें आज हम पेपर फर्स्ट के पार्ट सेकंड की जो फर्स्ट यूनिट है, उसकी हम आंसर राइटिंग करेंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले हम कुछ बातों पर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से हमारी जो भूगोल है, उसकी आंसर राइटिंग शुरू हो रही है फ्रेंड्स। तो उसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स जो चीज़ें हैं उस पर डिस्कस करते हैं फ्रेंड। तो जैसा कि हम जाने कि हिस्ट्री और जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, उसमें हमें आंसर राइटिंग करते समय क्या क्या डिफरेंस है जिनको हमें ध्यान रखना है फ्रेंड। हिस्ट्री होती है वह फैक्ट आधारित होती है फ्रेंड, परंतु जो ज्योग्राफी है वह हमारे अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करती है फ्रेंड, कि हम कितना उसको समझ पा रहे हैं और कितना हम उसको समझा पा रहे हैं फ्रेंड। और इसी चीज़ का हमें ख्याल रखना है फ्रेंड जब हम आंसर राइटिंग करते हैं फ्रेंड। तो हमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है भूगोल की आंसर राइटिंग करते समय, हमारा जो फॉर्मेट है वह हो जाता है फ्रेंड। क्यों, अब इसे हम यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड। जैसा कि हमारी जो भूगोल की आंसर राइटिंग होती है फ्रेंड, तो हमें उसमें प्रत्येक क्वेश्चन को इस प्रकार से डिज़ाइन करना आना चाहिए फ्रेंड्स, कि हम प्रत्येक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का, जिस प्रकार का भी वह क्वेश्चन डिमांड करता हो, उस प्रकार का मैप या डायग्राम का यूज़ करना है फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो उस मैप के लिए एक निश्चित जगह अपने माइंड में फ्रेम करके रख लें कि भैया हमें इस पेज के राइट हैंड साइड पे हर हमेशा मैप डालना है या कोई डायग्राम डालना है। या तो फ्रेंड, अगर आपके पास कुछ ऐसा आंसर है जिसमें आपको जो मैप है उसमें नंबरिंग करते हुए समझाना है, तो उसको फ्रेंड्स आप लेफ़्ट साइड में आप डायग्राम या मैप को यूज़ करें फ्रेंड्स। और उस जो डायग्राम या मैप का यूज़ कर रहे हैं, वहीं से आप ऐसे एरो बनाते हुए यहाँ पर एलोबरेट कर सकते हैं फ्रेंड। तो जैसे कि आप यहाँ पे मैप में 1 2 3 जो भी डायग्राम है या डायग्राम में नंबरिंग करते हैं, उसको ऐसे लाइन खींचना है, यहाँ पे एलोबरेट करना है, यहाँ पे लाइन खींचना है, एलोबरेट करना है, यहाँ पे लाइन खींचना है, एलोबरेट करना है। इस प्रकार से आपका आंसर फ्रेंड्स बहुत ही सटीक और सदा हुआ लगता है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर मिलने की आसार बनते हैं फ्रेंड। तो इसी उसमें हम परिप्रेक्ष्य में अब हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपका आंसर क्वेश्चन है उसके फॉर्मेट क्या रहेंगे फ्रेंड। तो फॉर्मेट हमारा जो पुराना फॉर्मेट है वही फॉर्मेट रहेगा फ्रेंड। यहाँ पर ये भूगोल है फ्रेंड्स, ओके, भूगोल है, तो वही फॉर्मेट रहेगा फ्रेंड। उस फॉर्मेट में क्या है, अपना 3 मार्कर्स रहेंगे, 2 क्वेश्चन 5th मार्कर्स रहेंगे, 1 क्वेश्चन 11th मार्कर्स का क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। अगर हम टाइम लाइन की बात करें तो हमें लगातार 18 मिनट में, पहले 18 मिनट में हमको लिखना है फ्रेंड, 12 से 15 मिनट में हम आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड्स। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम आगे लेकर चलते हैं फ्रेंड्स आपको सीधे आपके क्वेश्चन की ओर। और इन क्वेश्चन को आपको लगातार 18 मिनट में लिखना है फ्रेंड। ये हुए हमारे क्वेश्चन, और हम ऐसी आशा करते हैं कि आप इन क्वेश्चन को लगातार 18 मिनट में लिख लेंगे फ्रेंड। तो हम ऐसी आशा करते हैं कि आपने इन क्वेश्चन का आंसर जो है वह लगभग 18 मिनट में पूर्ण कर चुके हैं। तो अब हम इनके जो स्टैंडर्ड आंसर है और एक प्रत्येक क्वेश्चन को कितने डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे फ्रेंड। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 मार्कर्स फ्रेंड क्वेश्चन को देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिए थे हमने आपको ब्लॉक पर्वत। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें ब्लॉक पर्वत को समझाना है। इसमें हम ज्योग्राफी, स्पेशली यह ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसको इस कारण से इसका बहुत ही एलोब्रेशन जरूरी होता है कि चट्टानों पर स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग जब नीचे धंस जाता है, जैसे ये मध्य भाग है वह नीचे धंस जाता है,
तो और अगल बगल के भाग जो हैं वह ऊपर उठे हुए दिखते हैं तो उसे हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं, और इसमें जो धंसा हुआ भाग होता है वह रिफ्ट वैली कहलाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन तैयार होते हैं फ्रेंड्स। एक तो ब्लॉक पर्वत, जो धंसा हुआ भाग होता है वह कहलाती है रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली भी अगर आता है आपको तो आप यह कुछ आंसर लिख सकते हैं, परंतु उसमें रिफ्ट वैली को स्पेशली आइडेंटिफाई कर देंगे। और फिर फ्रेंड यहाँ पे उसका एक उदाहरण देना है आपको। उदाहरण में क्या, उदाहरण स्वरूप सतपुड़ा का जो पर्वत है वह है आपका ब्लॉक माउंटेन या ब्लॉक पर्वत, ठीक है ना फ्रेंड। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा, आपका जो दूसरा क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको यह जो डायग्राम है यह बनाने की आवश्यकता, आप अगर आपके पास जगह मिलती है तो आप निश्चित तौर पे यह बनाएंगे, और बनाने से आपको क्या होगा, एक निश्चित तौर पे आपका जो मार्क्स हैं वह निश्चित तौर पे बढ़ेंगे फ्रेंड। तो आप ज़रूर इस डायग्राम को बनाएं। और अगर हम इसमें नंबर ऑफ टाइप देखेंगे लिखने के स्टाइल, तो फ्रेंड यहाँ पर ज्योग्राफी का क्वेश्चन होने के कारण इन जो एलोब्रेशन के लिए जो हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे इनको हम कम नहीं कर पा रहे हैं फ्रेंड। तो इस कारण से हम लगातार तीन लाइन में प्रॉपर तरीके से इसको, एक लाइन में ये पूरा लिखेंगे फ्रेंड, दूसरे लाइन में उसका जो ये रिफ्ट वैली वाला क्वेश्चन, और तीसरी लाइन में इसका उदाहरण दे देंगे फ्रेंड। इस प्रकार से हम इसको लिख पाएंगे फ्रेंड। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो है बरखान। तो बरखान क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि रेगिस्तान में जब हवाएं चलती हैं फ्रेंड, रेगिस्तान में हवाएं चलती है तो उन हवाओं के कारण जो टिले हैं एक तरफ से उनका क्षरण शुरू हो जाता है, जो इस प्रकार से दिखाई देते हैं फ्रेंड। हम यहाँ पे देखते हैं कि यह हवा जब इधर चलती हैं तो यहाँ से जो रेत लुढ़कने लगती है, और लुढ़कते हुए वह एक तरफ से जो टिला है वह ढह जाता है फ्रेंड। तो इस तरह की जो आकृति होती है उसे ही बरखान कहा जाता है। तो हम इसे लिखेंगे फ्रेंड, पवन से निर्मित रेतीली स्थलाकृति। क्या है फ्रेंड, पवन से निर्मित रेतीली स्थलाकृतियाँ, जो रेत का और क्या है, रेत का जो अर्धचंद्राकार टीला के रूप में होती है, और इसकी क्या होती हैं, दो भुजाएं पवन की दिशा में नुकीली सी प्रतीत होती हैं, बरखान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बरखान कहलाते हैं। इस प्रकार से जब आप लिखेंगे और एक ये इस प्रकार से डायग्राम बना देंगे, इस प्रकार से डायग्राम जब बना देंगे आप, तो निश्चित तौर पे आपको इसमें 3 नंबर मिलना तय हो जाएगा फ्रेंड। अब हम चलते हैं आपके तीसरे 3 मार्कर क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमने आपको दिया था रिंग ऑफ फायर के बारे में लिखना था फ्रेंड यहाँ पर। तो रिंग ऑफ जो फायर है वह क्या है, प्रशांत महासागर के चारों ओर जो सघन ज्वालामुखी क्षेत्र है वह कहलाता है हमारा रिंग ऑफ फायर। क्या कहलाता है, रिंग ऑफ फायर। ओके, और यह इसके बारे में हम दूसरा जो फैक्ट बताएंगे, लगभग यह 40,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, घोड़े के नाल के आकार का दिखाई देता है जब हम इसे ग्लोब पर देखते हैं तो, ठीक है ना। और यह क्षेत्र इसका विस्तार बता देंगे कि यह क्षेत्र जो है वह अलास्का के चिली से निचले, जबकि पश्चिम में अलास्का से चिली तक, जबकि पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो साइबेरिया से फिलीपींस तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक, अलास्का से चिली तक, और इधर अगर पश्चिम में बात करें तो साइबेरिया से फिलीपींस तक फैला हुआ है। अब हम आपके 5th मार्कर क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, और उसी परिप्रेक्ष्य में हमने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था भूकंप क्या है, और इसके लाभ और हानि बताना था आपको यहाँ पे। तो आप बड़े ही शॉर्ट और सुलझे हुए सेंटेंस में यहाँ पर उसके सबसे पहले परिभाषा लिखना है, और परिभाषा लिखते समय आप सीधा लिखेंगे, पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के प्रभाव से पृथ्वी सतह का कंपन भूकंप कहलाता है। खत्म, और कुछ नहीं, बस सीधा सीधा सिंपल लिखना है। इसमें आपको नंबर निश्चित रूप से मिलेंगे। इसके कारण क्या क्या है, तो कारण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप कारण लिखते समय या तो सीधे आप यहाँ पे कारण लिख दें, कारण, और फिर आपको ऐसे 2 कर दें, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं। तो प्राकृतिक कारण जो है प्लेट विवर्तनी की, ज्वालामुखी, और भी आपको जितने पता हो आप यहाँ लिख सकते हैं। मानव निर्मित कारण की बात करें हम तो बड़े बड़े बांधों का निर्माण, अति खनन, परमाणु विस्फोट जो होता है उसके वो ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे और भूकंप के बारे में क्या जानते हैं, भूकंप का मापन किसके किया जाता है, तो ये सब लिख सकते हैं कि रिएक्टर मार्केली सिस्मोग्राफ से इसका अध्ययन किया जाता है, और जो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं।
ठीक है ना। अब इसमें पूछा था आपको लाभ एवं हानि, तो यहाँ पर स्थान की कमी होने के कारण हमने यहाँ पे लाभ और हानि को इस प्रकार से लिख दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, इधर ऐसे लाभ एवं हानि डाल के आपको लाभ एवं हानि डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। तो हम लाभ देखें तो नवीन स्थलाकृति का निर्माण होता है भूकंप के कारण से। दूसरी बात अगर करें तो समुद्र की जो बहुमूल्य संपदा होती है वह बाहर निकल के आ जाती है फ्रेंड। क्या हो जाती है, समुद्र की जो श्रृंखला होती है वह बाहर निकल के आती है। उसके पश्चात हम देखेंगे कि पृथ्वी की जो खनिज है वह क्रस्ट जो है वह क्रस्ट पर आ जाते हैं, सबसे ऊपर की जो परत होती है उस पर आ जाते हैं। अगर हानि की बात करते हैं तो हानि में हम देखेंगे कि जो भारी जन धन की हानि होती है इसमें भूकंप के कारण से, ठीक है ना। मानव निर्मित जो स्थलाकृतियां वह नष्ट हो जाती है, समुद्र में सुनामी आने का खतरा बढ़ जाता है, और साथ ही साथ जो बड़े बड़े बांध होते हैं वह टूटने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जब हम लाभ और हानि दोनों बता देंगे तो हमें एक निश्चित रूप से एक निष्कर्ष की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार से हम लिख देंगे कि इस प्रकार से हम भूकंप के लाभ एवं हानि, भूकंप एवं इसके लाभ एवं हानि को देखते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर जब हम रुख करेंगे, हमने आपको जो क्वेश्चन दिया था उसके में हमने पूछा था आपको उससे महासागरीय जल धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक। तो आप यहाँ पे बहुत ही सिंपल सीधा सुलझा हुआ क्वेश्चन है, तो आप उसी प्रकार से उसका आंसर भी लिखेंगे फ्रेंड। जलधारा, सबसे पहले एक इंट्रो जो देते हैं कि जलधाराएं होती क्या। तो जलधाराओं से तात्पर्य समुद्र की जल के राशि का प्रवाह, एक दिशा में प्रवाह को ही हम जलधाराएं कहते हैं, जो कि निश्चित दिशा में होती है, ठीक है ना। इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अगर हम बात करें, तो वायुदाब की विभिन्नता है, समुद्री जल की लवणता में विभिन्नता, ठीक है ना। अगर जल घनत्व में विभिन्नता, जल की बाष्पीकरण की विविधता, ये जैसे जल की अगर बाष्पीकरण में विविधता हो जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ का जल बाष्पीकृत हो गया तो वहाँ क्या जल राशियाँ मूव करेंगी, उधर साइड मूव करेंगी, तो इससे जल धाराओं का निर्माण होगा। जल घनत्व की बात करें तो जिधर घनत्व ज़्यादा होगा और जिधर कम होगा, अधिक से कम की ओर मूव करेंगे तो जल धाराएं निर्माण होगी। समुद्री जल की लवणता की बात करें तो जिधर लवणीय अधिक जल है उधर साइड मूव करेंगे, उधर साइड से दूसरी ओर मूव करेंगे, ठीक है ना। तो इस कारण से वहाँ जो है जल धाराओं का निर्माण होगा। वायुदाब की बात करें, सेम पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, परिभ्रमण, वर्षा की विभिन्नता, तो ये सब 7-8 जो कारक हैं, यह कारक सीधे लिखना है फ्रेंड्स। आपको सीधे बहुत अधिक से अधिक अंक अर्जित करेंगे फ्रेंड्स। इसमें भी हमें निष्कर्ष निश्चित रूप से लिखना है कि इस प्रकार से हम महासागरीय जलधाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों को देखते हैं। तो यह हुआ फ्रेंड्स हमारा दूसरा 5th मार्क का क्वेश्चन। अब हम सीधे 11th मार्क का क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें हमने आपसे पूछा था कि जलवायु से आप क्या समझते हैं एवं विश्व की जलवायु प्रदेशों का संक्षिप्त वर्णन करना था फ्रेंड। तो सबसे पहले हम जलवायु के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे जलवायु क्या है। तो हम देखते हैं कि जलवायु वस्तुतः किसी स्थान की दीर्घकालिक मौसमी दशाओं का विवरण को हम जलवायु कहते हैं। जैसे कि हम भी यह परिभाषा बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं और उसको हम सीधा सीधा यहाँ पे लिखना है फ्रेंड। तो उसके पश्चात हम अगर जलवायु प्रदेश की बात करते हैं तो यह किस प्रकार से उसको विभाजित किया गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न स्थानों पर जलवायु की समानता के अनुसार पृथ्वी तल के प्रमुख विभाग और जलवायु प्रदेश हैं, तो उनको हम जिन्हें हम कटिबंध कहते हैं, ठीक है ना। और इन कटिबंधों को हम निश्चित तौर पे निम्न तरीके से बांट सकते हैं कि ध्रुवीय कटिबंध है, समशीतोष्ण कटिबंध है, उपोष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है, ठीक है ना। तो इस आधार पर हमारे जो जलवायु प्रदेश हैं उनको हम निम्न तरह से विभाजित कर सकते हैं। तो यह रहा फ्रेंड्स पहला जो जलवायु प्रदेश है, टुंड्रा जलवायु प्रदेश। यह है टुंड्रा जलवायु प्रदेश। अब आप यहाँ पे टुंड्रा से याद आ रहा होगा आपको तांत्या का, तो यह टुंड्रा जलवायु प्रदेश है, ना कि टुंड्रा तांत्या का नाम है। ओके फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि वह है कहाँ पे। हम इसको बांट देंगे, लगभग 5 से 6 कॉलम में बांट देंगे। तो अवस्थिति के बारे में बता देंगे, वर्षा के बारे में बता देंगे, तापमान के बारे में, और उसकी जो मृदा है, यहाँ पे मुद्रा लिखा गया है, मृदा जो है, मृदा के बारे में जानकारी दे देंगे, वनस्पति के बारे में। तो सबसे पहले टुंड्रा जो जलवायु प्रदेश है वह उसकी अवस्थिति बताएंगे कि 60 से 90 जो
उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेश है, वहाँ पर यह पाए जाते हैं। यहाँ अगर हम वर्षा की बात करते हैं तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है यहाँ पे। तापमान की बात करें तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है उससे भी कम तापमान पाया जाता है। मृदा की बात करें तो टुंड्रा क्षेत्र की जो मृदा होती है वह पाई जाती है। अगर हम यहाँ पर वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर लाइकेन और मॉस पाए जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये पेड़ पाए जाते हैं। अगर हम दूसरी जो जलवायु प्रदेश है उसकी बात करें तो यहाँ पर ब्रिटिश तुल्य जो जलवायु प्रदेश है, यह दूसरा जलवायु प्रदेश है। यह अगर हम अवस्थिति की बात करते हैं तो 40 से 60 उत्तरी अक्षांश में समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है। अगर इसकी वर्षा की बात करते हैं हम तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 150 से 170 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है वह उस क्षेत्र में यह पाया जाता है फ्रेंड, ठीक है ना। और तापमान जो है, तापमान यहाँ पे कितना होता है, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इस क्षेत्र की हम मृदा की बात करें तो यहाँ पर भूरी पौडजल मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड्स। अगर हम वनस्पति की बात करें तो चेस्टन और मैपल यहाँ के मुख्य वनस्पति जो पेड़ पौधे हैं वह हैं फ्रेंड्स। हम तीसरे जो जलवायु प्रदेश के ऊपर आते हैं फ्रेंड्स, और उसमें हम देखते हैं साइबेरियन तुल्य जो जलवायु प्रदेश है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम यहाँ पे। और यह है 40 से 60 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वहाँ पर यह पाए जाते हैं फ्रेंड्स। अगर हम इसकी वर्षा की बात करें, वर्षा में यहाँ पर कितनी 25 से 50 जो सेंटीमीटर है उतनी वर्षा होती है फ्रेंड्स। अगर तापमान की बात करते हैं हम तो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर पाया जाता है फ्रेंड्स। अगर हम मृदा की बात करें तो यहाँ पर पौडजल जो मृदा होती है वह यहाँ पर पाई जाती है फ्रेंड्स। और अगर हम वनस्पति की बात करें तो देवदार, पाइन और चीड़ स्प्रूस आदि वनस्पति पाई जाती है फ्रेंड। अगर हम चौथे जलवायु प्रदेश की बात करते हैं, आप यहाँ पे लॉरेंशियन तुल्य जलवायु प्रदेश, इसकी अगर आप स्थिति देखते हैं तो स्थिति में हम देखेंगे कि 40 से 60% जो 40 से 60% डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वह क्षेत्र में यह पाया जाता है फ्रेंड्स। अगर यहाँ की वर्षा की बात करें तो 120 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है यह इस क्षेत्र में होती है फ्रेंड्स। तापमान की बात करें तो 0 से 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान पाया जाता है। यहाँ भूरी पौडजल मिट्टी पाई जाती है और ओक, इल्म एवं पॉपुलर आदि वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है फ्रेंड्स। अब हम अगले जलवायु प्रदेश की ओर रुख करते हैं, जिसमें हम भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की बात करेंगे। इसकी अवस्थिति की बात करें तो हम यहाँ पर 20 से 40 डिग्री जो उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश होता है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, वहाँ पर यह पाया जाता है फ्रेंड्स। वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 25 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और तापमान की बात करते हैं तो 10 सेंटीमीटर से 15 से 20 जो सेल्सियस है वह तापमान होता है फ्रेंड्स। इस क्षेत्र में मृदा की बात अगर हम करते हैं, मृदा की बात तो यहाँ पर टेरा रोसा आदि मृदा होती है। वनस्पति की बात करें तो जैतून, अंगूर, नींबू, पाइन आदि यहाँ पर मृदा जो वनस्पति होते हैं फ्रेंड। स्टेपी, अब नेक्स्ट जो जलवायु प्रदेश है स्टेपी तुल्य, तो इसमें अगर हम अवस्थिति की बात करें तो 20 से 40 जो उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश है वहाँ पर यह तो स्टेपी तुल्य जो कटिबंध है वह पाया जाता है फ्रेंड। और वर्षा की बात करें तो 50 से 10 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है यहाँ पर होती है। तापमान की बात करें तो 40 से 16 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर पाए जाते हैं। मृदा की बात करें तो यहाँ चरनोजम जो मृदा है वह पाई जाती है। पेरीज एवं पंपाज, डाउन्स आदि इत्यादि जो वनस्पति है वह यहाँ पर पाए जाते हैं फ्रेंड। चीनी तुल्य नेक्स्ट जो जलवायु क्षेत्र है वह चीनी तुल्य है। और यह अवस्थिति की अगर इसकी हम बात करें तो वही 20 से 40 उत्तर से दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाया जाता है यह। और वर्षा की बात करें तो 150 से 170 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। तापमान की बात करते हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मृदा की बात करते हैं हम तो लाल पीली पौडजल मृदा यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर वनस्पति के रूप में कैम्फर, योग, यूलिप्टस आदि पाए जाते हैं, यूकेलिप्टस आदि पाए जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट जलवायु प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मरुस्थलीय प्रदेश जो है इसकी अवस्थिति जो है 0 से 20 डिग्री उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाई जाती है। इसमें हम अगर वर्षा की बात करें तो 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यहाँ पे कितनी 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तापमान यहाँ पर काफ़ी अधिक होता है, 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान होता है फ्रेंड। अगर मृदा की बात करें हम मृदा की बात करें तो यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी होती है। और वनस्पति की बात करें तो कैक्टस, खजूर, नागफनी इत्यादि यहाँ की मुख्य वनस्पति है।
तो अब नेक्स्ट जलवायु प्रदेश की बात करें तो हम सवाना जलवायु प्रदेश है। इसका जो अवस्थिति हम बात करते हैं तो 0 से 20 डिग्री जो उत्तरी और दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ यहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड। और वर्षा की बात करें तो 60 से 100 डिग्री सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है और तापमान 23 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रेंड। अगर हम मृदा की बात करें तो यहाँ पे लाल चेस्टनट जो टाइप की जो मृदा होती है वह पाई जाती है। वनस्पति एकेसिया ब्यूटिया जिजीफस आदि जो पेड़ पौधे हैं प्रायः यहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट जलवायु प्रदेश की बात करेंगे जिसमें हम पूर्वी तटीय मानसूनी प्रदेश होते हैं उनकी बात करेंगे, जिनका अवस्थिति हम देखें तो यह सेम सवाना तुल्य होता है फ्रेंड। उसमें देखेंगे हम कि 0 से 20 डिग्री जो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश है वहाँ पर यह पाए जाते हैं। और अगर वर्षा की बात करें यहाँ पर तो यहाँ 70 से 200 डिग्री सेंटीमीटर तक बारिश होती है, मतलब काफ़ी अधिक बारिश होती है फ्रेंड यहाँ पर। और तापमान की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी 18 डिग्री से 20 डिग्री तक यहाँ पर तापमान होता है। और अगर हम मृदा की बात करते हैं तो लैटेराइट मृदा, लाल टीक, बबुल, बांस, पलास, खैर इत्यादि यहाँ पर वनस्पति पाए जाते हैं। और अगर हम नेक्स्ट जलवायु प्रदेश की बात करें जो कि अंतिम हमारा जलवायु प्रदेश है उसमें हम विषुवतीय रेखीय जलवायु प्रदेश है, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखेंगे 0 डिग्री से उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, यह 0 डिग्री उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है। इसकी अगर सेंटीमीटर वर्षा की बात करें हम तो वर्षा में हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे अधिक 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वह पाया जाता है। और मृदा की बात करें तो लैटेराइट मृदा, वनस्पति की बात करें तो महोगनी एवं रोजवुड रबड़ आदि यहाँ की मुख्य वनस्पति है फ्रेंड। इस प्रकार से हमारा जो 11th मार्क का क्वेश्चन है फ्रेंड यह कंप्लीट होता है। और अब हम बताना चाहेंगे कि यह हमारी जो बेसिक लेवल के आंसर राइटिंग श्रृंखला है, इसके साथ हमारी मॉडरेट एवं जो एडवांस लेवल की आंसर राइटिंग है वह भी हमारे ऐप पर चल रही है, जो आप पेड कोर्स के रूप में आप चलाई जा रही है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ से संतुष्ट हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप और चाहते हैं कि आपको और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है और आपको अच्छे क्वेश्चन की ज़रूरत महसूस होती है तो आप निश्चित तौर पे वहाँ पर उसको ज्वाइन करें। वहाँ काफ़ी अच्छे आंसर्स और प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको मुख्य परीक्षा के लिए हेल्प करेंगे फ्रेंड। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो अन्य कोर्सेज हैं उनमें हमारे साइंस टेक के लेक्चर्स काफ़ी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और साइंस टेक के जो 3rd पेपर उसकी तैयारी वहाँ पे बहुत ही काफ़ी एफिशिएंसी के साथ कराई जा रही है, तो ज़रूर आप वहाँ पर ज्वाइन करें, आप देखें उसको। यदि आपको अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पे आपको उसको ज्वाइन करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।